नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। राजनीति में विपक्ष क्यों होते हैं? विपक्ष इसलिए होते हैं ताकि जो भी पक्ष में काम कर रहे हैं लोग या फिर जिनकी विपक्ष में सरकार गिर गई है, अपनी सरकार को बनाने के लिए विपक्ष जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और कोई क्षेत्रीय पार्टी होती है जो कि उस पार्टी का विरोध करती है, जो कि जिसकी सत्ता अभी उस राज्य में है। इसीलिए विपक्ष को बनाया जाता है ताकि जितने भी जो सत्ता में अभी बने हुए हैं उनके खामियों को दिखाना और उनके खामियों को इस तरीके से दिखाना ताकि अगली बार जो चुनाव हो उसमें हमारी भारी मतों से जीत हो। तो इसलिए विपक्ष को रखा जाता है। और राजनीति में कहावत भी है दोस्तों, आप जितना भी कोशिश कर लें उस कोशिश को नाकामयाब करती है विपक्ष। और एक और कहावत है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का खेल चलता ही है। अब इसी तरीके से जो बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है, शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो एक ऐसी भड़काऊ बयानबाजी उन्होंने दे दी है जिसके ऊपर अब मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि कृष सुमैया जी ने एक और बड़ा मामला संजय राउत के ऊपर लगा दिया है और किस तरीके से झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही थी ठाकरे सरकार और राउत ने, ये तमाम चीजें। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि पुणे में एक शिविर हो रहा था और उस शिविर में सबसे पहली जो बड़ी बात निकल करके सामने आई, और आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या एक संत को शोभा देता है किसी महिला के ऊपर आपत्तिजनक बातें कहना? क्या एक संत को यह शोभा देता है कि किसी महिला के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग करना? पुणे में एक शिविर मंच चल रहा था जिसमें बाबा रामदेव आए हुए थे और बाबा रामदेव जो बयानबाजी दे रहे थे इस पे कहीं ना कहीं संजय राउत ने भी टिप्पणियां करी हैं, इस पे बात करी है। लेकिन बाबा रामदेव ने जो बड़ी बात कह दी, जो कड़ी आलोचना कर दी महिलाओं के ऊपर, वो तो पूरी तरीके से बवाल खड़ा हो गया। अब लोग कहने लगे हैं कि क्या ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन आपको पहले उस बयान को बताएंगे। और जो बयान स्टेज पे दिया गया था जिसमें कि श्रीकांत शिंदे यानी एकनाथ शिंदे के सुपुत्र जो कि देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी अमृता फडणवीस जी भी वहां पे मौजूद थी। लेकिन आपको बताएं कि सबसे पहले बाबा रामदेव जी ने क्या कहा। अब भावनाओं में आके बह गए या फिर उनके मुख से ये बात निकल गई, ये तो अब पता चले। आप पहले इस बात को, बयान को सुनिए। उन्होंने ये कहा कि महिला जो है वो सारी सूट सलवार में बहुत अच्छी लगती हैं और उन्होंने ये भी कहा कि महिला जो है वो मेरी तरह कपड़े ना पहने तो भी अच्छी लगती है। इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की घटिया रणनीति और इस तरह का संत को कड़ी आलोचना का सहन करना पड़ रहा है। और एक संत को क्या एक महिला के लिए इस तरह का बात और इस तरह का वाक्य का प्रयोग करना सही होगा? आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहां पे पूरी तरीके से टारगेट करी जा रही है बाबा रामदेव को। अब बाबा रामदेव के ऊपर शिकायत दर्ज करने की मांग जो है वो चारों तरफ से उठ गई है। आपको बता दें यहां पे कि दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने टिप्पणी की है और निंदा करते हुए वीडियो भी साझा किया है और ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएं आहत हुई है। बाबा रामदेव जी को इस बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। तो ये पूरी तरीके से दोस्तों चर्चा का विषय बना हुआ है कि बाबा रामदेव ने कैसे ये बयान दे दिया महिलाओं के लिए और अमृता फडणवीस जी ने क्यों कुछ नहीं बोला। उप मुख्यमंत्री की पत्नी जी हैं, ये पीछे मुस्कुरा रही थीं। लेकिन आपको बताएं कि ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं हो गया है, ये बड़े लेवल पे मामला जो है वो उत्पन्न हो रहा है। आपको अपनी एनालिसिस भी बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि उसके बाद रामदेव बाबा जी यहां नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बचपन में हम लोग कौन से कपड़े पहनते थे, महिलाएं अगर नहीं कपड़े पहने तो क्या हो गया, लोक लाज में हम लोग पहनते हैं कपड़े। तो इस तरह की बयान एक संत हो करके रामदेव बाबा जी को क्या देना चाहिए? क्या ये एक गलत मैसेज इस समाज में नहीं जा रहा है? इससे महिलाएं और बहनें क्या मैसेज जाएगा कि एक संत होकर के ये बयान दे रहा है कि एक महिला को निर्वस्त्र रहना चाहिए। आप देखते हैं कि इस भारत देश में जब वेस्टर्न कल्चर का बढ़ावा हुआ तो रेप की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई और रामदेव बाबा जी जो इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं
वो ये कहते हैं कि मेरी तरह कपड़े ना पहने तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। इस बात पे तो पूरी तरीके से जो है वो आलोचना होना बाबा रामदेव जी का बनता है। इस तरह की घटिया राजनीति ना खेलें और इस तरह का बयानबाजी भी ना करें, इससे कहीं ना कहीं आपके चाहने वालों के ही दिलों में बहुत ज्यादा नफरत जो है वो आपके खिलाफ बढ़ सकती है। हमारे भारत देश में संत तो ऐसे ही बदनाम है, राम रहीम, आसाराम बाबूजी और भी ना जाने तमाम इतने सारे संत हैं जो ऑलरेडी बयान हैं। तो हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस तरह की बयानबाजी देने से बचें, जो थोड़ा बहुत भी इमेज है वो संतों की खराब ना करें। अब महाराष्ट्र में इतना बड़ा खेला हो जाए और इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी हो जाए और इसमें संजय राउत कुछ ना बोलें तो ये क्या लगता है सही? शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी बड़बोली वाली बयान और भड़काऊ बयान देते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा बयान दे दिया। सबसे पहला बात तो ये कहा दोस्तों कि उप मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस जी स्टेज पे थी, रामदेव बाबा जी के बगल में थी, उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला? उन्होंने क्यों नहीं इस बयान का विरोध किया? उनके ऊपर कड़ी आलोचना करी संजय राउत ने। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भाजपा है, एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, उन्होंने अपना जबान जो है वो दिल्ली में जाकर के गिरवे रख दिया है। इस बयान के बाद तो कहीं ना कहीं संजय राउत के ऊपर भी आलोचना हो रही है, उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, आपके जो बयान हैं, आपके जो जुबान हैं, वो क्या रुके हुए हैं? आप भी तो बिना सोचे समझे कुछ भी बयानबाजी दे देते हैं, आप भी निंदा कर देते हैं, कड़ी आलोचना कर देते हैं, गालियां दे देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है, बीजेपी जो है और एकनाथ शिंदे जी है जो अपनी जबान को दिल्ली में गिरवे रखाई है, तो इस तरह की बयानबाजी के ऊपर आपके पास कोई प्रूफ है कि दिल्ली में जाकर के एकनाथ शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी जबान को गिरवे रख दिया है? ऐसा आरोप और प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, इसके ऊपर कोई सबूत है आपके पास? लेकिन जिस तरीके से झूठे झूठे केस करने के आरोप में संजय राउत बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। अभी कृष्ण सुमैया जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, एक बहुत बड़ी बयान दे दी है आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में कि किस तरीके से ठाकरे सरकार और संजय राउत ने झूठे जो गवाह हैं उनको तैयार करके इन्होंने गलत हलफनामा दायर किया बॉम्बे उच्च न्यायालय में और बॉम्बे सत्र न्यायालय में 1 मार्च को और 10 मार्च को। लेकिन जो हलफनामा दायर किया गया था, संजय राउत ने किया और उद्धव ठाकरे ने किया, वो हलफनामा पूरी तरीके से फर्जी है, बोगस है, गलत है। यह खुलासा किया है कृष्ण सुमैया जी ने कि जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में नील सुमैया के ऊपर और कृष्ण सुमैया जी के ऊपर, उनके जो गवाह हैं उनकी फोन नॉट रीचेबल है। वो शिकायतकर्ता के ना कोई प्रूफ है, वो कहां का है कुछ नहीं पता, बस एक फर्जी शिकायतकर्ता को इन्होंने पकड़ा और हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया और बोगस शिकायत कर दी। तो इसके ऊपर कड़ी आलोचना करी है कृष्ण सुमैया जी ने कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो फर्जी शिकायत करती है और मुंबई पुलिस भी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो ठाकरे सरकार थी और मुंबई पुलिस का गलत प्रयोग करके हमारे ऊपर शिकायत दर्ज करवाई ताकि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए और हमारे जो सत्यता की आवाज है उसको दबा दिया जाए। संजय राउत जो हैं अगली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 100 दिन हमारे पास है, अब मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, मुझे उम्र कैद भी हो जाए, हमारे पास समय कम है, अब मुझे जीतना है चुनाव। यानी संजय राउत को भी पता है कि मैंने जो काम किया है हो सकता है कि मुझे उम्र कैद हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं दिन और रात एक कर दूंगा, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। संजय राउत तो दिन भर और रात भर टीवी पे ही आते हैं, उनकी बयानबाजी ही आती है, तो वो चुनाव कब लड़ेंगे, कब जीतेंगे? आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद।